हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 चुनावी राजनीति यहाँ तक सभी का हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लेसन नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का कामकाज, अर्थात जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह कार्य करती हैं उसे देखेंगे। हमारा जो लोकतंत्र भारत है, इसका मतलब कि यहाँ शासकों का चुनाव करना ही नहीं, हम जो अपने नेता हैं उन्हें खुद स्वयं हम चुनते हैं। किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ भी कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और उन्हें सुलझाया जाता है। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ तो जान ही चुके होंगे। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके उन सवालों पर ध्यान देंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो किस तरह लिए जाते हैं, अर्थात जो मेजर डिसीजन है वो हम किस तरह लेते हैं, जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर किस तरह पास करती है, हम इस लेसन में वह देखेंगे। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन के नाम से जाना गया। 13 अगस्त 1990 के दिन सरकार ने एक रूल पास किया जिसे कार्यालय ज्ञापन का नाम दिया गया। यह आम ऑर्डर की तरह ही था, जिसे हम अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जो नोटिस लगी रहती है उस तरह ही यह दिखने में उस तरह ही था। तो हम वैसा ही इसे एक सर्कुलर नोटिस भी मान सकते हैं। यह मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसा आपने स्कूल में देखा होगा। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था। कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। लोग इससे डिसएग्री करते रहे, अर्थात कि कुछ लोगों को यह कानून समझ में आया किंतु कुछ लोग इसे डिसएग्री करा, मतलब लोग इसे मानने के लिए इनकार करते गए। जब लोगों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया तो यह जो कानून था वो सरकार के समक्ष गया। पहले इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, किंतु उसके बाद इसे हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया। सरकार ने जो सरकार के ये फैसले थे, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ जो आम आदमी था, उन्हें इस फैसले से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, वह कोर्ट के सामने यह चीजें रखी गई। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमने देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। अर्थात सभी सरकार की 3 चीजें होती है कि वह लोगों की सुरक्षा कर सके, लोगों को एक समान शिक्षा प्राप्त दे सके और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सके। सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। वह इकट्ठा करती है, इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। सरकार किन्हीं लोगों को इस फैसलों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों को इसे मुहैया कराती है, अर्थात संसद में किस तरह कार्य होता है। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। मंडला आयोग की रिपोर्ट पर भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने। अर्थात हमें संसद की आवश्यकता ही क्यों है? वाई संसद इम्पोर्टेंट फॉर अस। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद राज्य कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम पे अलग अलग हो सकते हैं, पर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को ही होता है, अर्थात कि जो हमारे रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, उसे संसद में ही बनाया जाता है।
दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन भी कर सकती है, या मौजूदा जो कानून है उसे खत्म करने का फैसला भी आखिरी फैसला संसद का ही होता है। संसद के 2 सदन होते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों के 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें सदन या चैम्बर के नाम से जाना जाता है। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता के द्वारा चुने जाते थे और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते थे। दूसरे सदन के सदस्यों अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों पर होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन है। दोनों सदनों को, एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेटस और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वो दोनों में से ही किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी पर ही लागू किए जाते हैं। अब इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग चीजें क्या होती हैं। कुछ सदस्यों को कितनी संख्या में विभाजित किया जाता है, या यह सदस्य कौन चुनता है, उनका कार्यालय कितना होता है, क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी रहता है। ये सभी जो संसद के सदस्य हैं या मुख्य जो उसके कार्यकर्ता है वही इस सभी चीजों को निश्चित करते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकसभा बनाम राज्यसभा, अर्थात कि जो लोकसभा ज्यादा कार्यरत है या राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, अर्थात जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है और जो लोकसभा है वह लोअर हाउस है, मतलब नीचे का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली, अर्थात हम इस वाक्य से यह नहीं आंक सकते हैं कि कौन ज्यादा प्रभावशाली है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है, सर्वोच्च अधिकार जो लोकसभा के पास ही रहता है। अब हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का क्या अधिकार है। हमें हमारे जो सांसद है उन्होंने उन्हें क्या अधिकार दिए गए हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, अर्थात जो कोई भी कानून है उसको लागू करने के लिए दोनों सदन इम्पोर्टेंट होते हैं, लोकसभा भी जरूरी है और राज्यसभा भी। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, अर्थात कोई भी एक मुद्दा है या कोई भी पॉइंट है उसे लेकर अगर दोनों में आपसी सहमति नहीं है तो उसे जो संयुक्त अधिवेशन में उसे पारित किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, जिसमें जो लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य हैं वो दोनों एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, अर्थात जो दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं उसमें किसकी विचारधारा अधिक प्रभावशाली है तो उसमें हम लोकसभा की विचारधारा को अधिक प्राथमिकता देते हैं। और हमारा सेकंड पॉइंट है, लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारियों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसों से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती, अर्थात कि लोकसभा ने कोई कानून बनाया है तो उसे राज्यसभा कभी भी उसे खारिज नहीं कर सकती। केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन का सुझाव दे सकती है, अर्थात वो एक तरह उसे कभी भी हटा नहीं सकती, हाँ उसको लेकर वह कुछ सुझाव दे सकती है। थर्ड पॉइंट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है कि जो लोकसभा है उसमें कितने मंत्री हैं, वो पूरी सभा को, मंत्री परिषद को लोकसभा ही नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिल सके, अर्थात जो प्रधानमंत्री बनने के निर्णायक भी लोकसभा ही होते हैं। जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो जाए वह प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ता है, अर्थात लोकसभा के सदस्यों ने कह दिया कि हमें यह मंत्री पर विश्वास नहीं है या हम इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे तो उस सदस्य को वह अपना पद त्यागना पड़ता। अब हमारा अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, अर्थात प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। अर्थात जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी उठाकर प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अर्थात यह पावर भी लोकसभा के सदस्यों को होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं, जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यालय तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसे सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों पर 6 से 8 मंत्री हो सकते हैं। जैसे कि पहला है कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। सेकंड, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। और तीसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप भी कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में कार्य करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी। अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री है उनके अधिकार, अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार है हम वह देखेंगे। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकार एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। जो वो पार्टीशन करते हैं, अर्थात जो अलग अलग विभाग बनाते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा मत किसका होता है? प्रधानमंत्री। अर्थात जो सारे फैसले होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री को काम का वितरण और वितरण करना होता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। अर्थात जो अगर कोई मंत्री अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसे बर्खास्त करने का कार्य भी प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री ही होता है। अर्थात जो कैबिनेट बैठक होती है उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर प्रधानमंत्री के पास ही होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगता है। अर्थात जो संसदीय लोकतंत्र है वो कभी कभी सरकार जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में ही जानी जाती है। अब प्रधानमंत्री की कार्य पार्टी में किस तरह होते हैं हम वह देखेंगे। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगता है। मीडिया राजनीतिक और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करता है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हो गए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। अर्थात जो गठबंधन सरकार है, जो मिलीजुली सरकार है, वह उसका फैसला प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ ही गठबंधन के साझेदारी की राय माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन की साझेदारी और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है।
प्रधानमंत्री की बात देखेंगे। अब हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, अवर प्रेसिडेंट, वो किस तरह कार्यरत रहते हैं, हम अब राष्ट्रपति के कार्य के विषय में जानेंगे। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वही राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था को राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का ही प्रयोग कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करते हैं, अर्थात जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्या कार्य कर रही हैं, उसकी निगरानी, उसको ऑब्जर्व हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, अर्थात जो राष्ट्रपति हैं उन्हें हम जनता, जो हमारे देश की जनता है, वह नहीं चुनती है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य ही उसे चुनते हैं, अर्थात जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभा ही उन्हें उनका चुनाव करती हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है, अर्थात जो ज्यादा लोग जिन्हें बहुमत देकर विजयी बनाते हैं वह हमारे देश का राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री, अर्थात जो प्रधानमंत्री उन्हें काफी पावर्स मिलते हैं कि काफी कानून जो हमारे काफी रूल्स हैं, उन्हें जो ऑर्डर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होते हैं, जिन्हें वह नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरकारी तौर पर पढ़े तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकते, अर्थात कि जो सबसे ज्यादा पावर होता है वह राष्ट्रपति के पास ही होता है, किंतु जो सबसे ज्यादा कार्यरत व्यक्ति होता है, जो संसद में होता है, वह हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के बाद हम न्यायपालिका, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, वह किस तरह कार्य करती है, अर्थात हम न्यायपालिका के विषय में ध्यान देंगे। इस बार भी हमें सरकारी आदेश को उसी कहानी पर लौटते हैं जिसने हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस उसकी कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया होगा। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है, वह इसमें से किसी का विवाद की सुनवाई नहीं कर सकता। अर्थात देश की न्यायपालिका भी हमारे जो कानून और संविधान है उसके लिए काफी आवश्यक है। अब हम आज का टॉपिक यहीं एंड करेंगे और अगला जो एक्सरसाइज है और जो किताब की प्रश्नावली है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।